से पूरे इंडिया के अंदर रामनवमी रैलीज के नाम पर जो एक वायलेंस अनलीश हुआ है इंडिया के अंदर, जो दंगे हुए हैं, उसकी एक कंडेम करने के लिए और जो एक कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, उस कॉन्स्पिरेसी को लोगों के सामने लाने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। पूरे इंडिया के अंदर आप देखते हैं कि एक ही तरीके के दंगे हर जगह हो रहे हैं, एक प्लान्ड तरीके से हो रहे हैं। इसको आप एक रैंडम दंगे नहीं समझ सकते कि रैंडम यहाँ वहाँ हो रहे हैं, बल्कि इसमें एक पूरा का पूरा एक प्लान तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है। गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार, गोवा, वेस्ट बंगाल, हर जगह हम देखते हैं कि एक ही तरीके से पूरी जगह ये दंगे हो रहे हैं, जहाँ पर पहले रैली लेकर आ जाते हैं, मस्जिदों के सामने तलवार और अलग अलग हथियार को और एकदम ही प्रोवोकेटिव स्लोगन्स बताए जाते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि एक दंगे भड़क जाते हैं। और हमेशा की तरह हम देखते हैं कि इसमें प्रॉपर्टी लॉसेस जो है एक कम्युनिटी का ही ज़्यादा हो रहा है। इसमें भी अगर आप लोग देखेंगे तो एक ट्रेंड है इसके अंदर कि दुकानों को सिस्टमैटिकली जलाया जा रहा है। एकदम क्राउडेड मार्केट प्लेसेस जो होते हैं, जहां पर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी धर्म के लोगों की कौन सी दुकान है, ऐसे वक्त में हम देखते हैं कि जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स वहां पर गए उसमें आता है कि सिस्टमैटिकली, स्पेशली राजस्थान के हरौली में सिस्टमैटिकली दुकानों को लेबलिंग करके उनको जलाया गया था, टारगेट कर अड़ोस पड़ोस में अलग अलग धर्म के लोगों की दुकानें होने के बावजूद भी सिस्टमैटिकली दुकानों को आइडेंटिफाई करके टारगेट किया गया था। इसके पीछे आप देखते हैं कि आज से चंद महीने पहले हरिद्वार में एक धर्म सभा हुआ था, जिसमें ओपनली एक जेनोसाइड का अपील किया गया था, मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड करने का। उस वक्त बहुत सारे मीडिया पर्सन्स ने भी इस इशू को रेस किया था, और अनफॉर्चुनेटली जो लोग इस धर्म संसद में जिन लोगों ने जेनोसाइड का कॉल किया था, वो सब लोग आज बाहर हैं, और इससे उन्हें और कॉन्फिडेंस आ गया है कि गवर्नमेंट उन्हें कुछ भी नहीं करती। इस वजह से हम देखते हैं कि उनका एक हौसला उन्हें बढ़ा है, जिसके वजह से वो इस तरीके की हरकत पूरे इंडिया के अंदर कर रहे हैं। इसमें और एक बहुत ही अफसोस बात यह है कि जो गवर्नमेंट का जो रवैया, एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया है, ये भी एक नया ट्रेंड बताता है। हमेशा हम देखते हैं कि विक्टिम्स विल बी कन्वर्टेड इनटू कल्प्रिट्स। घर मुसलमानों के जले हैं, अक्सर मुसलमानों के प्रॉपर्टीज पर हमला हुआ है, उसके बावजूद हम देखते हैं कि पुलिस का एक्शन भी वन साइडेड हो रहा है। स्पेशली मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे, मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक शक की बुनियाद पर के ये राइटर्स हैं, इसलिए उनके घरों को तोड़े जा रहे हैं। ना तो लॉ को फॉलो किया जा रहा है, ना तो जुडिशरी को फॉलो किया जा रहा है, और ये भी वन साइडेड हो रहा है। उसी मध्य प्रदेश में जब वहाँ के होम मिनिस्टर से पूछा गया कि कौन से कानून के तहत आप ऐसा कर रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं था। सिर्फ कोई कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा है, उन्हें जो ठीक लगा, माइट इज राइट, इस पॉलिसी को फॉलो करके घरों को तोड़ा जा रहा है। उसमें भी आप देखेंगे जो उनका एक क्लेम है कि दंगाइयों के खिलाफ हम ये कर रहे हैं, वो भी वन साइडेड है, क्योंकि वही खरगोन में जो है मस्जिदों को जलाई गई थी, लेकिन जिन मस्जिदों को जलाई गई थी उन दंगाइयों के घरों को किसी ने नहीं तोड़ा। तो सिर्फ वन साइडेड मुस्लिम्स को टारगेट करके तोड़ा जाता है। और यहाँ तक के एक औरत को, जिसको प्रधानमंत्री आवास के थ्रू घर मिला था, गवर्नमेंट के स्कीम के थ्रू घर मिला था, उस घर को भी तोड़ा गया, बता के कि इलीगल है। गवर्नमेंट के स्कीम के बावजूद भी उस घर को भी तोड़ा गया, वैसा रिपोर्ट भी आज आ रहा है। और एक बात जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो है जो सेक्युलर पार्टीज हैं, उन सेक्युलर पार्टीज का यहाँ पर साइलेंस। सेक्युलर पार्टीज, टॉप जितने भी बड़े बड़े सेक्युलर पार्टीज हैं, वो लोग इस वायलेंस को कंडेम करने के लिए रेडी नहीं है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े सेक्युलर पार्टीज भी एक सॉफ्ट बात करने की, एक बैलेंसिंग एक्ट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी हो या जो आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, जो भी नेशनल लेवल के पार्टीज हैं, सारे पार्टीज जो हैं एक बैलेंसिंग स्टैंड कर रहे हैं। एक जो एट्रोसिटीज यहाँ पर एक सिंगल कम्युनिटी पर हो रहा है, एक प्लान्ड कम्युनल राइट पूरे इंडिया में जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उस चीज को ये लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है कि सेक्युलर जो पार्टीज हैं, उनके लिए सेक्युलरिज्म सिर्फ पेपर में है, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं है। नेक्स्ट चीज, पॉपुलर फ्रंट की तरफ से इस इश्यूज में हम लोग इंटरवीन करने वाले हैं। पॉपुलर फ्रंट ने फैसला लिया है कि इस इशू में जो विक्टिम्स हैं, उन विक्टिम्स को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया लीगल एड प्रोवाइड करेगा। आप लोग जानते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हमेशा से लीगल एड में बहुत ही आगे रहने वाली एक तंजीम है। बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस हमने फाइल किए हैं, तो हमारी स्टेट्स में अलग अलग स्टेट्स की लीगल टीम इन विक्टिम्स को रीच आउट करेगी और इन्हें लीगल एड हम प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात जो यहाँ पर हमारा एक डिमांड है, ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट सिटिंग या रिटायर्ड जज के अंडर में एक कमीशन सेटअप किया जाए, और उस कमीशन को पूरे इंडिया में जहां जहां ये राइट्स हुए हैं, उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर उस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए।
ये जो पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, हम जानते हैं कि इसमें गवर्नमेंट का प्रेशर होता है, इसलिए यहाँ पर एक सिटिंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के अंडर में कमीशन इमीडिएटली सेटअप करना चाहिए और उसको उस कमीशन का इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और तीसरा चीज, ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो पूरे इंडिया में जो अटैक्स हो रहे हैं, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को जो टारगेट किया जा रहा है पिछले 1 ईयर से, इसमें असल में है मुस्लिम्स को एक फील कराने की कोशिश किया जा रहा है कि यू आर सेकंड क्लास सिटीजन्स, आप कानून के पास भी नहीं जा सकते, आप गवर्नमेंट के पास भी नहीं जा सकते, आप जुडिशरी में भी जाएंगे, यू विल बी द विक्टिम्स एंड यू विल बी द कल्प्रिट्स। ये जो एक ट्रेंड बनाया जा रहा है, इसकी एक मकसद ये है कि उनका कॉन्फिडेंस और उनका जो एक विल है, इस विल पावर को तोड़ने के लिए। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पूरे इंडिया में कैंपेन भी लॉन्च करेगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का, विल बी रीचिंग आउट टू वेरियस मुस्लिम प्लेसेस जहां जहां ये इश्यूज हुए हैं थ्रू आउट द कंट्री, और सेक्युलर माइंडेड लोगों के साथ मिलकर हम लोग एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम करेंगे जिसमें उनकी लीगल अवेयरनेस उनको हम दिलाएंगे, साथ ही साथ उनके जो डेमोक्रेटिक और राइट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से उन्हें अवेयर करेंगे, और स्पेशली उनके अंदर उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जब भी वायलेट किए जाएं तो उनके सामने कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल क्या क्या प्रोविजंस हमारे पास मौजूद हैं उसकी हम अवेयरनेस करेंगे। ऐसा कैंपेन भी हम लॉन्च करेंगे। मीडिया वालों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो पॉपुलर फ्रंट का जो डिमांड्स हैं गवर्नमेंट से और पॉपुलर फ्रंट के जो अभी नेक्स्ट एक्शंस होने वाले हैं, उस चीज़ को आप लोग आपके मीडिया के थ्रू कवरेज दें। थैंक यू। See, it's already started. I don't have the exact number now. It's already started because in all those places there have been curfews. So people and legal teams are not allowed to go there. But surely from today onwards, yesterday one of our team from Rajasthan has already visited Karoli, our state team, and today by evening they will be publishing the report. Similarly, all cities and wherever there have been problems, we will be visiting in coming 1 week, and we will be filing the FIRs and taking wakalats from them, and we will be following up the cases. There is one tweet yesterday, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से ट्वीट है जो कि आपका स्टूडेंट विंग समझा जाता है। उसमें उन्होंने कहा कि एंटी मुस्लिम वायलेंस अनलीश्ड ड्यूरिंग रामनवमी फेस्टिवल, मुस्लिम शुड प्रिपेयर फॉर सेल्फ डिफेंस। उसको एलैबोरेट करिए, दरअसल वो क्या है? देखिए, कैंपस फ्रंट वालों ने जो स्टेटमेंट किया है मैं उसके बारे में बता नहीं सकता, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। देखिए, सेल्फ डिफेंस इज नॉट अ क्राइम। अगर किसी भी एक शख्स है, अगर हम और आप भी हैं, हमारे घर पर, हमारे फैमिली पर अगर कोई भी प्रॉब्लम करने के लिए आता है, हमारा नेचुरल रिएक्शन है। और इंडिया की जुडिशरी भी हमें बहुत सारे जुडिशियल जजमेंट अगर आप देखेंगे, वो जुडिशियल जजमेंट एक इंडिविजुअल को राइट टू सेल्फ डिफेंस भी देता है, और आप बहुत सारे जजमेंट्स भी देखेंगे। यहाँ पर हम पॉपुलर फ्रंट की तरफ से जो हम अपील करते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, हर एक लोकल के अंदर जो है इस तरीके का एक अरेंजमेंट्स होना चाहिए क्राइसिस मैनेजमेंट का, और इसमें सिर्फ मुस्लिम्स को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अलग अलग कम्युनिटीज़ जो लोकल कम्युनिटीज़ होते हैं, हर कास्ट कम्युनिटीज़ होते हैं, ये कास्ट कम्युनिटीज़ के लोगों को आपस में मिलकर ऐसे क्राइसिस को मैनेज करने का एक सिस्टम लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदू रिलीजन को मिसयूज़ किया जा रहा है। हम जानते हैं कि ये जो राइट्स को आप कभी पर भी हिंदू मुस्लिम राइट नहीं कह सकते। वी शुड नेवर कॉल दिस हिंदू मुस्लिम राइट। हिंदूज का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दिस इज प्योरली आरएसएस इंजीनियर्ड राइट। आरएसएस जो है हिंदू कम्युनिटी के फेस्टिवल्स को हाईजैक कर रहा है, हिंदू कम्युनिटीज के सिंबल्स को हाईजैक कर रहा है, और एक इमेज प्रेजेंट किया जा रहा है कि दिस इज हिंदू मुस्लिम राइट्स। तो यहाँ पर लोकल क्राइसिस मैनेजमेंट भी होना चाहिए, जिसमें ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी बल्कि अलग अलग हिंदूज कम्युनिटी के अंदर अलग अलग जो कास्ट कम्युनिटीज उन्हें मिलकर इसको एक फेस करना होगा। See, this demand of banning Popular Front is not a new thing. Since 2007, when we were launched, from then onwards, this demand is coming up, and there is a politics behind it. BJP has its own politics for saying that. Some secular parties have their own politics for saying that. So when you want to ban an organization, there should be a reasons to ban an organization. Just because some political party believes that Popular Front need to be banned, you cannot ban us. And that is the reason everyone might know that in 2017. There is a very big campaign saying that Popular Front will be banned within 1 week, but it's now 5 years. We are here before you. That's because it doesn't matter what a political party says whether to ban Popular Front or not. There should be reasons to ban an organization, and we believe there is no reason to ban Popular Front of India because we have not done anything that gives a reason for banning Popular Front. So this is all talks. There are no actions behind it. Secondly, just wanted to just add to one Ashraf Saab said about Karnataka. See, we have to see that there is a double standard by the government also. See, if there is a crime,
the crime has to be seen equally. When there was a murder of a Hindu youth in a Bajrang Dal activist in Shimoga, just a month ago there was a murder of a Muslim youth in Nargunda. Okay, Shamir. But what are the reaction of the government? Both were communal, as of what were communal killings. In Nargunda he was killed by the right-wing goons. But when it comes to a murder of a Bajrang Dal activist, there is a politics behind that and UAPA is involved. But where murder of a Muslim youth happens just a month ago, there is no UAPA and the people who are involved in that will be scot-free. So this is a double standard which we are seeing not just in Karnataka but in all BJP ruled state, where BJP is using the government machinery and the government administration to marginalize and bias against Muslim community. So this is also very a serious trend that's happening in India. Even compensation, if you see, there was compensation given to the Bajrang Dal person who died in Shimoga, but there was no compensation given to a person died in Nargunda, a Muslim boy who was killed in Nargunda. So this is a double standard which we are seeing across India and very evident in Karnataka also. So the issue that I explained in another court are you going to court? Which issue, sir? Regarding this imbalance of no, actually we are not. No, actually we are discussing about it. We are discussing because what we see. Let us not just limit it to one compensation. In Karnataka, what we are seeing is basically the way UAPA, especially UAPA and draconian laws are being used. There is a very big bias that is visible. Very big bias is visible. Lot of victims have approached us. Many victims in Karnataka are regularly approaching Popular Front of India saying that the same crime committed by different communities, the reaction of the government and administration is different. So they are asking us whether any legal help can be done. And Popular Front is studying the legal option, whether this discrimination can be challenged in the High Court. The moment we decide it, we will again come before the media and announce it. But we are studying it. We are talking about justice for the victims. You need to know a trend. Okay. That is because we see in India that whenever Muslims are the victims, the government which has to play the role of the prosecution, they don't play that role. That is a fact. That is the reason we have to provide legal help. And it's not that Popular Front is only providing legal help to one community. There are many instances in Popular Front when we have provided we have approached many weaker sections, whether it's a Dalits, whether it's a tribal, we have approached them to provide legal assistance. Because what we see in India is the government will have a bias, a discrimination when it comes to providing justice to a weaker section or when it comes to RSS related case. This is the example if you see in Shimoga, UAPA has come, NIA has come. In a murder case, NIA and UAPA has been approached in a murder case. But when it comes to a case against Muslim community, you see within 1 month or 15 days they are getting scot-free. The people who are staying in Haridwar that kill 2 lakh Muslims, keep weapons, conduct genocide of Muslim, rape Muslim women, they are roaming scot-free, no one even arresting them. Just imagine what will happen if a Muslim gives such a statement. Muslims never give like that. But do you think what will happen? They will be behind the bar for 2 years. We know what happened with Siddiq Kapur. We know what happened with Rauf and other people. They just went to a place to meet the family. No such crime was committed. They were on their way, but they are still in jail for last 2 years. That is where legal aid comes, because the government which has the duty to defend is not defending. That is where other parties need to come and provide legal aid. Just providing legal help or for taking any action against them? Any further steps? Like what action, sir? What action an organization can take? We'll conduct, like as I said, legal and democratic, whatever options are available before us, all options will be explored. Along with that, if the losses that have been incurred, if people approach us that there are losses incurred, so we'll also try to provide aid to them, charitable aid. That is what Popular Front has been doing. But our priority will be all legal and democratic aids to them. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಅನೀಸ್ ಅಹಮದ್ ಅಫ್ಸರ್ ಬಾಷಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.